तो देखो सबसे पहले हम स्क्वाड एनालिसिस में करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की बारी लेते हैं। तो देखो ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन रहने वाले हैं और इनका ओवरऑल देखो परफॉर्मेंस देखा जाए, आप सब लोग जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। 66 मैचेस अब तक ये खेल चुके हैं, 66 मैचेस अब तक ये खेल चुके हैं और 2380 रन बना चुके हैं। पहले फर्स्ट और 2 पोजीशन को देखते हैं और यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ हो गए तुम्हारे, और फिर आते हैं डेविन कॉनवे। डेविन कॉनवे की बात करें तो देखो भाई इनका भी आईपीएल काफ़ी अच्छा रहा है। 23 मैचेस ओवरऑल खेल चुके हैं, 924 रन बना चुके हैं 23 ही मैचेस में। 23 में इन्होंने 16 मैचेस खेले थे और 16 मैचेस में 672 रन बनाए थे। तो भाई देखो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने कॉनवे को बैक किया और ये भाई करना भी था, ये जरूरी भी था भाई कॉनवे को बैक करना। तो बात कर रहा था ऋतुराज गायकवाड़ की, तो ये ओपन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर मेरे हिसाब से इन्हें टीम इंडिया में अपनी जगह बनानी है ना, तो इन्हें ओपन ही करना चाहिए। अभी टीम इंडिया में ओपनिंग की मतलब लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपटीशन है, तो ये ओपन करें और उसमें कुछ अच्छा खासा कर देते हैं अगर आईपीएल में, तो इनकी जगह बन सकती है ओपन में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये ओपन करें। और नंबर पहले जो 3 बल्लेबाज हैं मेरी तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ है, कॉनवे है और रचिन रविंद्रा है, ये 3 खिलाड़ी बन जाते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर कौन आने वाला है, देखो चौथे नंबर की बात करें तो ये भेज सकते हैं त्रिपाठी या हुड्डा, ये बेस्ट चॉइस है। नंबर 4 पर ये भेज सकते हैं त्रिपाठी या हुड्डा। अब थोड़ा त्रिपाठी का हम थोड़ा वो देख लेते हैं क्या कुछ स्टैट्स रहते हैं। देखो त्रिपाठी के अगर मैचेस देखें तो 95 मैचेस त्रिपाठी ने खेले हैं और 22.36 रन मतलब 2236 रन ओवरऑल बना चुके हैं ये, और 93 इनका सर्वाधिक स्कोर है 90, और एवरेज देखा जाए इनका 26 का है और अब तक 12 50 ही जड़ पाए हैं। और अगर इनका पिछला सीजन अगर हम चेक करते हैं थोड़ा सा 2024 के सीजन पर थोड़ा सा नज़र डालें तो इनका 2024 का सीज़न कुछ खास नहीं रहा गाइस। 6 मैचेस में 165 रन और 27 का एवरेज, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है देखा जाए तो, कुछ ज़्यादा कुछ तलाश करने के लिए नहीं है। नंबर 4 पर ज़्यादा तलाश नहीं है। त्रिपाठी का एक ऑप्शन हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन भी नहीं कह सकते। एंड द लास्ट अपन चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन, अगर त्रिपाठी को नहीं खिलाते हैं तो हुड्डा इनके लिए नंबर 4 पर आ सकते हैं। हुड्डा ऑलराउंडर भी है तो आ सकते हैं हुड्डा इन्हें क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो 118 मैचेस में हुड्डा के 1465 रन है और 18 का एवरेज है। देखो मेरे हिसाब से एवरेज जिस तरीके से मैंने देखा है ना, तो इस हिसाब से तो त्रिपाठी ही इनके लिए नंबर 4 पर खेल सकते हैं। हुड्डा नहीं मुझे लग रहा नंबर 4 पर खेलेंगे। हुड्डा का सीजन पिछले सीजन में भी 11 मैचेस और 145 18 का एवरेज रहा है, 145 रन ही बनाए हैं। तो नंबर 4 की पोजीशन पर हुड्डा और त्रिपाठी ही खेल सकते हैं, और नहीं तो कुछ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोले तो ये अश्विन को लेकर आ सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है अश्विन खेले नहीं है भाई। आरआर के लिए अश्विन यही किया करते थे नंबर 4 पर, या कभी कभी बीच में अश्विन आया करते, तो अश्विन भी एक ऑप्शन है नंबर 4 पर इनके लिए बैट कर सकते हैं। तो अश्विन इन्हें एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। आरआर के टीम में भले ही एक अलग रोल में दिखा करते थे, लेकिन मेरे हिसाब से त्रिपाठी एक बेस्ट चॉइस होंगे नंबर 4 पर इनके लिए टीम में। फिर इनके पास क्योंकि इसके अलावा वंश बेदी, साइक रशीद, आंद्रे सिद्धार्थ बाकी के बल्लेबाज भी हैं, लेकिन ओवरसीज़ का भी ध्यान रखना भाई। तो एक तो डेविन कॉनवे इनके ओवरसीज़ हो गए और एक रचिन रविंद्रा ओवरसीज़ हो गए, और 2 ओवरसीज़ और खिला सकते हैं, एक खलील अहमद और नूर खलील अहमद तो यही कि भाई नूर अहमद एक ओवरसीज़ इनके, और दूसरे मथीशा पे देखो 4 ओवरसीज़ तो इनके हो गए। नूर अहमद और मथीशा पथराना इनके 4 ओवरसीज़ तो ये खेलने वाले हैं। तो देखो 4 ओवरसीज़ हम ले चुके हैं इनके, मथीशा पथराना हो गए और नूर अहमद खेल लेंगे इनकी जगह भाई। तो पहले हम ऊपर का जो टॉप है, टॉप हमने बना दिया। देखो ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे दोनों ओपन करेंगे, रचिन रविंद्रा मिडल में आएंगे और फिर चौथे नंबर पर त्रिपाठी आएंगे। त्रिपाठी को खिलाते हो तो बेटर रहेगा। बाकी बाद इनके पास इन्होंने और भी परचेज किए हैं। साइक रसीद को परचेज किया है, अभी तक खेले नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। वंश बेदी की बात कर रहा था जो कि इन्हें परचेज किया था, और बैटिंग भी करते हैं ये, विकेट कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग तो करते हैं। तो इनका भाई इनके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देखा जाए तो इनके पास भी कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो वंश बेदी और आंद्रे सिद्धार्थ की बात करें, आंद्रे सिद्धार्थ तो देखो बाकी के इनके बल्लेबाज तो नहीं कारगर साबित हैं, लेकिन ये राहुल त्रिपाठी ने नंबर 4 पर एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 5 की बात करें तो शिवम दुबे। नंबर 6 की बात करते हैं तो नंबर 6 पर धोनी। नंबर 7 पर भेज सकते हैं आपके रविंद्र जडेजा को। नंबर 8 पर ये अश्विन को खिला सकते हैं भाई, नंबर 8 तक इन्हें बल्लेबाजी मिल जाएगी अगर ये अश्विन को खिलाते हैं। नंबर 9 पर ये ले जा सकते हैं नंबर 9 पर ले जा सकते हैं पथराना को। नंबर 10 पर नूर अहमद बेसिकली स्पिन प्रोवाइड कराएंगे इन्हें, नूर अहमद। तो ये अश्विन या रविंद्र जडेजा में से मतलब 3 स्पिनर के साथ जाते हैं। 3 स्पिनर के ऑलरेडी भाई, शिवम दुबे भी इन्हें एक स्पिन का ऑप्शन प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर, और पथराना के साथ इन्हें फास्ट के साथ जाना ना, तो फास्ट के साथ इनके पास बॉलर्स की देखें, श्रेयस गोपाल, नाथन एलिस, कमलेश नागरकोटी और मुकेश चौधरी है इनके पास, खलील अहमद है इनके पास। तो ये
खलील अहमद को खिला सकते हैं पथराना का साथ देने के लिए। नंबर 10 पर खलील अहमद को ले सकते हैं। अभी भी एक जगह बचती है कि एक और ओवरसीज को खिला सकें। तो ओवरसीज अगर ये नूर के साथ जाते हैं तो 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे ये। अगर ये 3 पेसर्स के साथ जाते हैं तो नाथन एलिस को खिला सकते हैं। तो अगर देखो ये 3 स्पिन ऑप्शन के साथ जाते हैं तो इनके 3 ऑप्शन रविंद्र जडेजा, अश्विन और नूर अहमद, ये 3 ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। और अगर ये 3 फास्टर्स के साथ जाते हैं तो खलील अहमद, नाथन एलिस और पथराना 3 इनका ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि तीसरा स्पिन का जो ऑप्शन है इन्हें शिवम दुबे प्रोवाइड कर देते हैं और साथ में सचिन रविंद्रा भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ये है इनका प्लेइंग 11 जो बनकर आ रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ एंड कॉनवे ओपनिंग करेंगे, सचिन रविंद्रा मिडल में आएंगे, त्रिपाठी नंबर 4 पर आएंगे, त्रिपाठी या हुड्डा दोनों में से कोई एक नंबर 4 पर आएगा, धोनी नंबर 6 पर, 7 रविंद्र जडेजा, 8 यहाँ पर तुम्हारे अश्विन आ सकते हैं, इनको बेटर ऑप्शन बल्लेबाजी का प्रोवाइड करा देंगे। नंबर 9 पर पथराना और 10 पर खलील या नाथन एलिस में से अगर ये 2 ही फास्ट के साथ जाते हैं, 2 ही फास्टर्स के साथ जाते हैं तो नाथन एलिस या फिर खलील अहमद में से एक को खिला सकते हैं। और अगर ये 3 फास्टर्स के साथ जाते हैं तो ये फिर पथराना, खलील अहमद और नाथन एलिस तीनों को एक साथ खिला सकते हैं। और अगर ये 3 स्पिन के साथ जाते हैं, 3 स्पिन ऑप्शन के साथ जाते हैं वो भी बैटर वाले, तो ये रविंद्र जडेजा, अश्विन और नूर अहमद के साथ जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में इनके पास 4 लगभग 5 स्पिनर्स के ओवर हो जाएंगे। देखो अश्विन भी ओवर डालने वाले हैं, रविंद्र जडेजा भी डालेंगे और सचिन रविंद्रा भी डाल लेते हैं, शिवम दुबे भी डाल लेते हैं और ऐसे में नूर को भी ले जाएंगे तो नूर भी ओवर डाल सकते हैं। तो इनके पास स्पिन्स की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए। लेकिन फास्ट में पथराना के अलावा इनका साथ देने के लिए कुछ ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, ये बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि इन्होंने ऊपर का सही बनाया, लेकिन चौथे नंबर पर त्रिपाठी, इन्होंने चौथे नंबर के लिए खिलाड़ी का पिकअप जो किया वो थोड़ा ये भूल गए। मतलब चौथे नंबर पर इनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, वो पिकअप इनको जो देना था वो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे अभी कमी सी दिख रही है भाई। जो पहले तो चौथा नंबर इनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है और आई थिंक बनेगा। अगर त्रिपाठी परफॉर्मेंस कर जाते हैं ना तो देखो सही बता रहा हूँ ये टीम निकल जाएगी, कर जाएगी भाई ये। अगर त्रिपाठी कर जाते हैं तो ये टीम निकल जाएगी, कर जाएगी जो इसे करना है। लेकिन अगर त्रिपाठी फंसते हैं तो समस्या पड़ जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा विश्वास अंदर से आ रहा है कि भाई त्रिपाठी कर जाएंगे, क्योंकि इस टीम की एक खासियत रही है कि जो भी इस टीम में खिलाड़ी आता है वो यहाँ पर विस्फोटक ही हो जाता है। हमने पिछले पास्ट में भी देखा है कितने कितने खिलाड़ी इस टीम में रह चुके हैं और कितने कितने खतरनाक बन चुके हैं, जिसमें से सबसे मेन एग्जाम्पल थे अजिंक्य रहाणे, जिनका लगभग जो कैरियर था वो लगभग खत्म सा था। हम सब लोग मान ही रहे थे कि भाई कैरियर खत्म हो चुका है, तो उन्होंने बैक किया था और इतना तगड़ा बैक किया था हम सभी लोगों ने सोचा नहीं था। तो यहाँ पर अभी इनकी ये टीम बनी है और अगर त्रिपाठी क्लिक कर जाते हैं ना यहाँ पर तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम दिख सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनती है। लेकिन इस टीम की एक कमी वो भी मैं आपको बता दूं कि देखिए इस टीम के पास बैकअप नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है। भले ही जितने भी लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हो आप सब लोगों से भाई ये सीएसके बहुत तगड़ी टीम बन चुकी है तो गजब ही ढा देगी, देखो ऑन द पेपर टीम तगड़ी लगती है, लेकिन वो टीम तगड़ी जब होती है जब फील्ड में भी परफॉर्मेंस करके दिखाती है। काफ़ी लोग कहेंगे भाई थाला साथ में है, देखो थाला साथ में है कोई बात बिल्कुल अच्छी बात है। थाला के अंडर में कई सारी टीमें जो बिल्कुल भी रेंगती हुई टीमें चलती हैं वो भी एकदम हाइपर एनर्जी में आ जाती हैं वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं बताऊं देखो यहाँ पर अगर कॉनवे या सचिन रविंद्रा या फिर तुम्हारा कोई और खिलाड़ी इनमें से अगर एक भी इंजर्ड हुआ या फिर किसी का बुलावा आ गया घर का तो इस टीम के पास बैकअप नहीं है। बल्लेबाजी का तो कोई बैकअप नहीं है, बल्लेबाज हैं लेकिन कोई मतलब उन्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पिछले मतलब आईपीएल कभी खेला नहीं, कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा हो कि भाई इस टीम के पास कोई तगड़ा बैकअप हो, नहीं भाई ये नहीं है तो इसे खिला लेंगे, ये नहीं है तो इसे खिला लेंगे। तो अभी फिलहाल इस टीम के पास कोई भी तगड़ा बैकअप नहीं है अवेलेबल है। वो एक अलग बात है कि अनसोल्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में जाएं और वहां से कोई पिकअप कर लें, क्योंकि वहां पर पड़े हैं केन विलियमसन भाई नहीं बिके हैं, अनसोल्ड रहे हैं, डेविड वार्नर अनसोल्ड रहे हैं, जॉनी बेयरस्टो आई थिंक वो भी अनसोल्ड रहे हैं। तो वहां से अगर ये पिकअप कर लेते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन अभी मौजूद में जो मेगा ऑक्शन हुआ है और उसमें उसके हिसाब से ये टीम देखी जाए तो इसमें अभी एक भी बैकअप टीम के पास अवेलेबल नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है? आपको लगता है चेन्नई सुपर किंग्स वालों, भाई चेन्नई समाज ये एक अलग ही समाज है, चेन्नई समाज, सुपर किंग्स समाज, चेन्नई समाज नहीं सुपर किंग्स समाज। तो सुपर किंग्स के समाज को लोगों को ये बात समझनी चाहिए देखो भाई कि आपकी टीम मजबूत है, सही है, इसे आप बैलेंस कह सकते हैं, बैलेंस टीम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते एकदम फाड़ू टीम है, ये आग लगा देगी, ऐसा नहीं कह सकते आप। ऐसा कहने के लिए बहुत कुछ होता है भाई, और बैकअप नहीं है इसमें टीम। मुझे तो नहीं बैकअप दिख रहा, अगर आपको दिख रहा हो तो बता सकते हैं भाई कौन है बैकअप।
जिनको भी बैकअप पता है भाई बैकअप बता सकते हैं कमेंट में, आपके हिसाब से कौन हो सकता है वो बैकअप आप मुझे कमेंट में बता दो। लेकिन मुझे फिलहाल के समय पर कोई भी बैकअप इस टीम में दिख नहीं रहा है इस पे। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम पर। भाई इसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। तो देखो इनके पास ओपन में रोहित शर्मा रहने वाले हैं, सबको मालूम है, कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 इनके साथ ओपन है भाई, ओपन का काफ़ी थोड़ा दिक्कत रहने वाला है। ओपन कौन करेगा इनके साथ? पहले तो ईशान किशन करते थे, ईशान किशन को तो उन्होंने जाने दिया भाई। विल जैक्स के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ ये विल जैक्स के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा और विल जैक्स को ओपन पर कराने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आरसीबी में थोड़ा आई थिंक तीसरे या चौथे नंबर पर आया करते थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें ओपनिंग करा सकते हैं क्योंकि विल जैक्स पिछला सीजन हम देख चुके, काफ़ी ताबड़तोड़ रह चुके हैं। तो विल जैक्स के साथ ये ओपन करा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। देखो ओपन करा सकते हैं, अगर विल जैक्स अपनी पुरानी फॉर्म में रहते हैं, रोहित शर्मा रहते हैं, तो ये फिर ताबड़तोड़ ओपन रहने वाला है। देखो तगड़ा ओपन रहने वाला है। नंबर 3 स्काई, नंबर 4 देखो नंबर 4 वही तिलक और श्रीजीत कृष्णा या फिर रियान निकल्टन में से किसी एक को खिलाएंगे। लेकिन ओवरसीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उधर ट्रेंट बोल्ट हैं इनके पास और विल जैक्स खेलते हैं, तो एक ओवरसीज ये हो गए। और अगर यहाँ से रियान निकल्टन को खिलाते हैं नंबर 5 पर या ओपन करा सकते हैं। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर इन्हें ऑलराउंडर चाहिए, नमन धीर, मिचेल सैटनर इनके पास ऑप्शन है भाई। करण शर्मा, मिचेल सैटनर का थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नमन धीर 7 मैचेस 140 खेल चुके हैं, अभी टोटल 7 मैचेस ही खेले पूरे सीजन में देखा जाए तो। भाई ऑलराउंडर्स नहीं है इन पर, मिचेल सैटनर ही खिलाने पड़ेंगे भाई इन्हें। सॉरी, मिचेल सैटनर, करण शर्मा का नाम इसलिए ले रहा हूँ भाई कि इनके हिसाब से इनका जो एवरेज है वो थोड़ा मिचेल सैटनर से तो थोड़ा अच्छा ही है भाई। सैटनर या करण शर्मा में से किसी एक को खिलाएंगे ये लोग। नंबर 8 पर देन देखो ट्रेंट, नंबर 9 जसप्रीत, 10 अगर ये दीपक चहर को खिलाते हैं भाई, ये 3 इनके फास्ट बॉलर्स हो गए। तो अब हमें चाहिए भाई स्पिनर्स। करण शर्मा को खिलाएंगे तो एक तो ये लेग ब्रेक का ऑप्शन इन्हें दे सकते हैं करण शर्मा, बाकी का मिचेल सैटनर, बाकी का मुझे देखो इनकी टीम में एक स्पिन ऑप्शन बाकी का मुझे नहीं दिख रहा। देखो स्पेशल बता दूं, मुझे और इनकी टीम में कोई स्पिनर नहीं दिख रहा। तो स्पिनर्स में ये टीम कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लैग करने वाली है। देखो स्पेशल बता दूं, इनकी स्क्वाड में मुझे स्पिनर नहीं दिख रहा भाई। अल्लाह गजनफर को खिला सकते हैं या फिर ये, तो देखो दोनों टीमों की मैं यहाँ पर बताऊं तो देखो यहाँ पर अगर सीएसके की बात करें तो सीएसके की जो सबसे मजबूत टिकड़ी है वो है स्पिन में भाई मैं इन्हें 100% देना चाहूँगा, लगभग 70 से 80% तक ये टीम स्पिन में डोमिनेट करेगी। अगर स्पिन वाली पिच है तो इस टीम के किले को भेद पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। पेसर्स की बात करें तो मुंबई इंडियंस इसमें आगे निकल जाती है भाई। मुंबई इंडियंस के पेसर से कोई भी टीम नहीं भिड़ सकती। इनके पास टॉप क्लास पेसर्स हैं भाई। देखो जसप्रीत बुमराह हो गए, ट्रेंट बोल्ट विकेट टेकर भाई, पहले ओवर विकेट टेक कर लेते हैं। और फिर जसप्रीत तो बोल ही दिया, दीपक चहर ये भी बहुत ज़्यादा है। मेरे समझ नहीं आया कि भाई यहाँ पर ये जो सीएसके थी वो दीपक चहर के पीछे क्यों नहीं गई। इन्होंने काफ़ी अच्छी बाई की लेकिन दीपक चहर के पीछे जाना चाहिए था इन्हें। तो ये इनके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा ये इनका बॉलिंग रहना है। तो एक तरफ स्पिन तगड़ी है तो एक तरफ इनकी पेस तगड़ी है। एमआई वालों की पेस तगड़ी है और इनकी स्पिन तगड़ी है। बल्लेबाजी की बात करें तो देखो दोनों ही टीम्स का जो बीच का हिस्सा है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर सीएसके की बात करें तो देखो इनके पास विकेट कीपर है और इनके बल्लेबाजी मिडिल क्रम में नंबर 3 जो नंबर 4 का स्पॉट है ना वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। हुडा खेल सकते हैं या त्रिपाठी, कौन खेलेगा ये थोड़ा दिक्कत में। अगर ये परफॉर्मेंस देते हैं तो ठीक, वरना यहीं से इनकी लुटिया डूबने में दिक्कत देगी। यहाँ से विकेट जल्दी गिरेगा तो शिवम दुबे और धोनी पर प्रेशर ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। तो ये थोड़ा सा प्रेशर बनेंगे। लेकिन ये चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए थोड़ा सा मतलब प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। प्रॉफिटेबल कैसे? अगर ये विकेट जल्दी गिरेगा तो धोनी जल्दी खेलने आएंगे, थाला जल्दी खेलने आएंगे और थाला की बैटिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ प्रॉफिटेबल भी है थाला के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, लेकिन टीम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कमजोरी भी है। तो नंबर 4 की पोजीशन पर इनके पास बल्लेबाज नहीं है। एमआई की बात करें तो हार्दिक के बाद इनके बाद कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। नंबर 7 पर इन पर एक तगड़ा ऑलराउंडर चाहिए था, तो ऑलराउंडर नहीं है। जो एक काम पहले पुलाड़ किया करते थे वो काम अब मुंबई इंडियंस के पास तो बिल्कुल भी नहीं है इस समय, मौजूदा समय में देखा जाए तो। कुल मिलाकर दिक्कत यहाँ पर चल रही है। और अब ये देखो सीएसके की कमजोरी है पेस, इनके पास फास्ट बॉलर्स ही नहीं है। पथराना के अलावा कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो इन पर भरोसा कर सकें, जिस पर ये दम ठोके कि भाई हमारे पास ये है और हम ये करके दिखा सकते हैं। और मुंबई की बात करें तो करण शर्मा और
गजनफर इनका अभी परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन कैसा परफॉर्मेंस किया वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा ना इन पे स्पिन का कोई भी कुछ अता पता ही नहीं है, इनका स्पिन ही डिपार्टमेंट खाली है। मुझे लग रहा है स्पिनर लेना भूल गए, सिर्फ फास्टर्स के पीछे चले गए। ये आई थिंक ये जितना ट्रेंट बोल्ट के पीछे गए थे या फिर दीपक चहल के पीछे गए थे, इसके बजाय ये आई थिंक चहल के पीछे जा सकते थे। चलो चहल ज़्यादा महंगे थे तो अश्विन के पीछे जा सकते थे, 15 करोड़ में के अश्विन भी, तो अश्विन भी आई थिंक 15 में गए हैं, 15.75 या 12.75 ऐसे कुछ गए हैं। नहीं एक सेकंड हो गए, 9 कुछ गई है अश्विन की, तो अश्विन के पीछे जा सकते थे। भाई तुमने दीपक चहल के ऊपर अच्छा खासा खर्च किया, अश्विन के पीछे चले जाते, अच्छा स्पिन ऑप्शन मिल जाता। पीयूष चावला यार तुम्हारे पिछले पुराने स्पिनर रहे, उनको उनके पीछे चले जाते हैं, उनको ही खरीद लेते, काफ़ी कम पर्स में तुम्हें अच्छे स्पिनर मिल जाते। लेकिन ये कहने की बात है, लेकिन अभी के फिलहाल के हिसाब से ये टीम मुंबई इंडियंस तुम्हारी स्पिन में लैग करती है और सीएसके पेस में लैग करती है। मिडिल क्रम की बात करें तो यहाँ पर मुंबई जो इंडियंस का मिडल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओपनिंग पार्टनर का आता पता नहीं है। अगर विल जैक्स ओपनिंग करते हैं तो नीचे फिर रियान रिकल्टन को आना पड़ेगा नंबर 5 पर, और तो यहाँ पर रियान रिकल्टन का बात करें तो यहाँ पर इन्हें थोड़ी दिक्कत पड़ने वाली है। रियान रिकल्टन का अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाऊँ क्या रहने वाला है, रियान रिकल्टन साउथ अफ्रीकन टीम के भाई बल्लेबाज हैं और इनका ओवरऑल देखा जाए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स देते हैं। इनका थोड़े से रिकॉर्ड्स देखे जाएं, क्योंकि विकेट कीपिंग में देखो T20 में इनके रिकॉर्ड देखे हैं तो 12 मैचेस हैं और 261 रन है, तो रिकॉर्ड्स तो सही है भाई। देखो T20 आइज में देखा जाए तो इनका सही है रिकॉर्ड, 106 मैचेस में 270, एवरेज 28 का, और एवरेज थोड़ा दिक्कत देता है, लेकिन स्ट्राइक रेट 137 और 135 का है। तो रियान रिकल्टन यहाँ पर संभाल सकते हैं, लेकिन इनकी बैटिंग पोजीशन भी देखनी पड़ेगी भाई। साउथ अफ्रीका टीम में विकेट कीपर है तो भाई ओपन भी कर सकते हैं, ये देखा जाए अगर रियान रिकल्टन ओपनिंग करते हैं तो फिर इन्हें विल जैक्स को नीचे भेजना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से विल जैक्स को अगर आप ऊपर खिलाएं तो बेटर है, रिकल्टन को आप नीचे खिला सकते हैं, वही बेटर रहेगा। तो ओवरऑल देखो दोनों टीम्स में कुछ कमियां हैं, दोनों टीम में कुछ बढ़िया चीज़ें भी, स्ट्रॉन्ग जोन्स भी हैं और लेग जोन्स भी हैं। और दोनों टीमों को बताऊं, देखो दोनों ही टीमों में लेग जोन भी बराबर के हैं और स्ट्रॉन्ग जोन भी बराबर के हैं। एक में स्पिन की बिल्कुल ही कमी है तो एक में स्पिन भरी पड़ी है, और एक में पेस की बिल्कुल भरमार है तो एक में पेस की बिल्कुल कमी है। तो ओवरऑल ये टीमें दोनों आप कह सकते हैं, देखो बैलेंस्ड टीम है भी नहीं बोल सकते। बैलेंस टीम आप उसे टीम कहते हैं जिसमें आपके पास सही ठीक ठाक पेसर्स हों, सही ठीक ठाक आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट हो, मतलब सारी चीज़ें बैलेंस के स्टेट में हो, आपके पास बल्लेबाजी भी ठीक ठाक हो, बॉलिंग भी ठीक ठाक हो। तो ऐसे में अगर मैं बैलेंस टीम का दर्जा देना चाहूँगा तो वो बैलेंस टीम है आपकी सीएसके। ये बैलेंस टीम है, सीएसके थोड़ी बैलेंस टीम है, क्योंकि इनके पास बॉलिंग के पथराना का साथ देने के लिए नाथन एलिस और खलील अहमद जैसे बॉलर्स भी हैं, मिल जाता है। लेकिन एमआई की बात करें तो ये मुझे प्रॉपर अनबैलेंस टीम दिख रही है। इनके पास एक तो विकेट कीपर की भाई चॉइस कुछ खास चॉइस नहीं है, मजबूत चॉइस नहीं है विकेट कीपिंग की। दूसरी बात इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट के नाम पर, बिल्कुल भूल ही गए स्पिनर्स को लेना, ठीक है। और नंबर 5 पर इनकी बात करें तो देखो इनकी गड़बड़ाई टीम है, ये रियान रिकल्टन को खिलाएंगे या किसको खिलाएंगे, बहुत बड़ी बात है, मतलब जबरदस्ती पुश करना होगा यहाँ पर। तो ओवरऑल अनबैलेंस टीम मुंबई इंडियंस है, और सीएसके को देखा जाए, यार क्या हो गया, देखा जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सीएसके एक बैलेंस टीम बोल सकते हैं आप सब लोग। तो गाइस इसमें अगर मुंबई और सीएसके में देखें तो भारी यहाँ पर मुझे सीएसके का पलड़ा लग रहा है, थोड़ा बहुत पलड़ा यहाँ पर सीएसके का अपवर्ड है, मुंबई का थोड़ा नीचे हो सकता है। लेकिन देखो क्रिकेट है और क्रिकेट को आप सिर्फ बता नहीं सकते, सिर्फ ये एक बार में टीम बताकर आप नहीं कह सकते कि भाई ये होने वाला है। ग्राउंड पर जो बेटर परफॉर्मेंस करता है वही जीतता है, और आपको मालूम है कि पूरी टीम क्लिक नहीं करती ग्राउंड पर, कुछ बल्लेबाज होते हैं, कुछ बॉलर्स होते हैं, वही क्लिक करते हैं उस समय पर और वही मैच को लेकर जाते हैं। तो ये तो खिलाड़ी के दिन की बात है कि किस खिलाड़ी का दिन का बात है, लेकिन ओवरऑल स्टैट्स के हिसाब से देखें तो सीएसके का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि सीएसके एक बैलेंस टीम बन चुकी है और यहाँ पर एमआई अभी भी थोड़ा अनबैलेंस की तरफ है। हालांकि इनके पास कुछ पर्स बचा हुआ है, और तो ये अनसोल्ड खिलाड़ी रह ही हैं, उनमें से जाकर कुछ परचेसिंग कर सकते हैं, लेकिन अनसोल्ड खिलाड़ी को भी आप तब खिला सकते हैं जबकि आपकी मेन कोर टीम में से अगर खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है। तो ये थी कुछ आज का पूरा बेसिकली ये था पूरा अपडेट जो कि मैंने आपको देना था, और ये थी एनालिसिस जो कि हमने कर ली है। आपके हिसाब से चेन्नई ज़्यादा मजबूत है या फिर मुंबई इंडियंस, आप सब लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। और क्रिकेट से जुड़े ऐसे एनालिसिस देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक रखना, बस इतना सही आपको काम करना, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। देखो